हेलो एस्पिरेंट्स, क्लासमेट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो लेक्चर 2 की सीरीज लेके आए करंट अफेयर की, जो कि आपके बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग सभी एग्जाम जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं, सब में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, तो इस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम नेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज है उससे रिलेटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और केवल ना करंट अफेयर बल्कि उसके जो बैकग्राउंड में जो स्टैटिक पोर्शन है आपका जीएस जीके का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका करंट के साथ साथ जीएस जीके भी तैयार होता रहे। तो आज चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है, हाल ही में सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, ठीक है, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है सरकार ने, भारत सरकार ने। ये 5 भाषाएं कौन सी है? पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि सरकार जब ये डिक्लेयर की है तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ऑप्शन में 5 या 6 दे देगा, उसमें से बोल देगा कि हाल ही में सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है, और उसमें कुछ पुरानी भाषाओं को भी डाल सकता है। तो आपको बिल्कुल ये याद रहना चाहिए फैक्ट कि किन भाषाओं को दिया है। तो उसमें पहली भाषा कौन सी है? इसमें है मराठी, बांग्ला, पाली, प्राकृत, और एक और भाषा है मराठी, बांग्ला, पाली, प्राकृत, असमिया। ये असम क्षेत्र में बोली जाती है, असम जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका। तो ये 5 भाषाओं को सरकार ने शास्त्रीय दर्जा दिया, ये आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। अच्छा, शास्त्रीय दर्जा, आप अनुसूचित भाषाएं तो जानते होंगे कि 22 भाषाएं भारतीय संविधान में होती हैं, उन्हें अनुसूचित भाषाएं बोला जाता है। तो ये शास्त्रीय भाषाएं क्या है? शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनका साहित्य, जिनका लिटरेचर कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। कम से कम इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन मिले आपको, वो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, एक तो हो गया प्राचीनता का, दूसरा कि जो साहित्य हो वो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। दूसरी कि जो लोग इससे जुड़े हो, जो जनता इस भाषाओं से जुड़ी हो, वो इसको अपनी हेरिटेज समझती हो, विरासत समझती हो। ठीक है, विरासत समझे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो यह भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। फिर उसे भारत सरकार अपने नोटिफिकेशन के थ्रू जारी करती है कि ये शास्त्रीय भाषा है। तो 1500 से 2000 वर्ष और विरासत, और एक ये हो गया फीचर, एक होता है कि उसको विरासत समझा जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें हुए तो ये हो जाएगा। तो आपको ये चीजें कंप्लीट हो गई कि 5 भाषाएं अभी की गई हैं, 2 फीचर्स हैं। उसके बाद 6 भाषा और हैं जो पहले से ही शास्त्रीय भाषा है। 6 भाषा और हैं जो पहले से ही शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है? तो मैं आपको वो नोट करा दे रहा हूं, क्योंकि ये चीजें, इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। पुराने से बन सकता है, नई जिनको डिक्लेयर की उनसे बन सकता है। ठीक है, तो आपने 5 तो ये नोट कर लिया होगा, पाली, प्राकृत, असम, बांग्ला एंड मराठी। 6 पुरानी वाली कौन सी है जो पहले से प्राप्त कर रखी है? वो है आपकी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, और 4 हो गया मलयालम और उड़िया। ठीक है, उड़िया। 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाषाएं पहले से हैं, 5 भाषाएं नई अब जुड़ गई हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 11। आपके एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम में सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि आ सकते हैं इसमें
और निश्चित रूप से किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन इस बार बनेगा बनेगा, ये बिल्कुल ये गट फीलिंग आ रही है मुझे कि ये बनेगा कि कितनी भाषाएं हैं भारत में जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है। सीधा दे देगा 10, 11, 12, 13, या फंसाने के लिए आपको 6 भी दे सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 6 थी। अगर वही आपके दिमाग में रहेंगे तो आप 6 टिक करके आएंगे। पहले ऑप्शन में 6 ही देगा, वो ए ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन देगा, सी देगा, डी देगा, आपको पहले में 6 दे देगा। और अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप सीधा पहले इसी 6 पे टिक करेंगे और बस आप फंस जाएंगे। तो आपको उसमें फंसना नहीं, आपको अगर करंट अफेयर आप हमारी क्लास से जुड़े हैं तो वो आप अपडेट हो जाएंगे कि नहीं 6 नहीं है, 11 हो चुकी है, बस वही अब टिक करना है 11। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें हो गई, कॉन्सेप्चुअल हो गया, फैक्चुअल होगा सारी चीज। अब हम चलते हैं नए अपने सेगमेंट टॉपिक पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। आप ये जब से सरकार ने स्किल पे जोर देना चालू किया है तब से स्किल इंडिया मूवमेंट हो गया, जो स्किल इंडिया मिशन चल रहा है या स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, इन चीजों पे महत्व दिया जा रहा है कि केवल शिक्षा से काम नहीं चल पाएगा। अगर बेरोजगारी को कम करना है तो जो हमारे युवा उनको स्किल देना बहुत जरूरी है, मतलब उनके अंदर एक स्किल होना बहुत, कौशल का विकास होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में भारत सरकार ने कौशल संस्थान, इंडियन भारतीय कौशल संस्थान इसे बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना की है। कहां पे? मुंबई में। ये न्यूज में क्यों? देखिए, कोई करंट अफेयर आने का रीजन क्या होता है कि ये चीज न्यूज में है क्यों। अच्छा, अब कोई चीज न्यूज में आ गई तो अब इसके इर्द गिर्द आप देखिए कि इसकी चीजें और क्या क्या हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सीधा वही पूछे, उसके आसपास की चीजें एग्जामिनर पूछता है। तो पहली बात क्या हुआ कि IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल मुंबई में स्थापित किया गया है अक्टूबर 2024 में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ कि क्या ये पहला है? नहीं, पहला नहीं है। पहला आपका कानपुर में स्थापित किया गया 2016 में। भारतीय कौशल संस्थान, प्रथम जो भारतीय कौशल संस्थान स्थापना की गई वो कानपुर में 2016 में की गई है। ये अब ये हाल का है 2024 का। अच्छा, कितने ऐसे भारतीय कौशल संस्थान हैं? तो भारतीय कौशल संस्थानों की संख्या है 3 स्थानों पर, एक मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर। ठीक है, अब ये बात आती है कि क्या ये दे देगा कि पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है? नहीं, ये PPP मॉडल पे बनाया गया है। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक का मतलब एक कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी, प्राइवेट का मतलब कोई एक प्राइवेट कंपनी होगी, पार्टनरशिप होगा, साझेदारी होगी। तो इसमें किसने साझेदारी की है? कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो IIS बना है मुंबई में, ये किन 2 संस्थाओं या किन 2 इकाइयों की साझेदारी से मिलकर बना है? तो यहाँ पे उसी का सवाल है। PPP मॉडल बना है, कौन कौन है? टाटा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। सरकार की तरफ से कौशल मंत्रालय है, और जो टाटा आप जानते हैं कंपनी है फेमस, उस टाटा की IIS है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो है वो ये दोनों मिलके इसको फंड दे रहे हैं और इसका विकास कर रहे हैं। अच्छा, इसकी प्रेरणा अगर कहीं पूछ ले, हालांकि ये बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा कहीं पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार ध्यान लीजिए कि सिंगापुर से प्रेरित है। प्रधानमंत्री जब सिंगापुर गए थे तो वहां सिंगापुर चूंकि स्किल डेवलपमेंट के मामले में बहुत अग्रणी देशों में है, सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, वहां पे स्किल का जो परसेंटेज है, आपको मैं ऐसे जीके के लिए बता रहा हूँ, स्किल जो स्किल लेबर है वहां पे करीब करीब 90% के आसपास स्किल लेबर है, जबकि भारत में भी जो स्किल्ड लेबर है ना, उनकी संख्या काफी कम है। ठीक इसका अपोजिट है, यहाँ पे 5 से 10% लोग सही से स्किल है, नहीं यहाँ पे स्किल लेबर अपने कम पाए जाते हैं। तो सिंगापुर वगैरह में चूंकि है, तो वहां से प्रधानमंत्री ने ये आइडिया लिया, वहां विजिट पे गए थे तो, और वहीं से ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इसको याद रखिए कि मुंबई में उद्घाटन हुआ। पहला पूछेगा तो कानपुर, 3 कितने हैं? तो मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोगों ने न्यूज में बहुत सुना होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हालांकि आजकल बहुत सारी चीजों में चल रहा है एक देश एक ID और एक देश एक राशन कार्ड, ये सब भी चल रहा है। तो इसी में एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन
वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, एक देश एक चुनाव। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक देश एक चुनाव से तात्पर्य क्या होता है? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या अभी, अच्छा अभी की सिस्टम क्या है? अभी चुनाव होता है कि कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसके बाद क्रमशः एक साल में कहीं 2-4 राज्यों का चुनाव हो रहा है, कहीं अलग से 2-4 राज्यों का चुनाव, जैसे भी बिहार का चुनाव होने वाला है, बंगाल का चुनाव होने वाला है, इसके पहले हरियाणा का चुनाव हुआ था। तो अपने यहाँ इलेक्शन जो है वो एक साथ नहीं हो रही, विधानसभाओं के इलेक्शन अलग चलते रहते हैं, लोकसभा के इलेक्शन अलग चलते रहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस चीज को लाने का मतलब पर्पस क्या है? तो ऐसे में क्या होता है, जब आप एक केंद्र का चुनाव अलग चल रहा है जिसको लोकसभा का चुनाव कहते हैं, आम चुनाव जिसको बोलते हैं लोकसभा का, प्लस राज्यों का चुनाव अलग चलता रहता है पूरे साल विधानसभा का। तो इसमें सरकार ने ये कमेटी बनाई और कमेटी ने ये बोला कि चक्कर क्या है कि अब जब बराबर चुनाव होते हैं ना तो इससे क्या होता है, काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होती है सरकार के काम रोक दिए जाते हैं उसी पे, उसके आगे काम नहीं हो सकते हैं, नई पॉलिसीज नहीं बन सकती है। तो इसलिए बोला गया कि एक देश एक चुनाव से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी ये चीज कि बार बार चुनाव होने से गवर्नमेंट का जो चुनाव आयोग के द्वारा जो खर्चा है जो इलेक्शन का वो कहीं ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं पब्लिक फंड है, तो नुकसान हो रहा है। और एक नुकसान और बोलते हैं कि चुनाव बार बार होता है तो स्कूल के जो अध्यापक हैं और कर्मचारी हैं और अन्य फील्ड की उनकी ड्यूटी लगती है, तो स्कूल के काम भी बाधित होते हैं। हमारी सेना जो कि सीमा की सुरक्षा के लिए, उनको वहां से लाया जाता है चुनाव को पूरा सुचारू रूप से चालू करने के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम वहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनकी संख्या से। तो इन चीजों की मुश्किलों का समाधान करने के लिए ये हुआ कि एक देश एक चुनाव करा जाए, अर्थात विधानसभा और लोकसभा को एक साथ चुनाव कराया जाए, प्लस इसके साथ ही कुछ दिनों के भीतर ही स्थानीय चुनाव भी कराया जाए, जिससे कि बार बार चुनाव कराने की समस्या न आए, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो चुनाव को, हमारे जो अध्यापक हैं जो बार बार ड्यूटी पे लगते हैं उसका नुकसान ना हो। तो ऐसा कराने की बात की गई। इसके लिए अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जिसने अनुशंसा की है, जिस कमेटी ने बोला है कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसके अध्यक्ष थे, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो अभी रिटायर हुए हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में, कि आप लोग डिटेल एनालिसिस करिए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो हमारे देश के लिए अच्छा है नहीं है, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। तो उस समिति की अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद जी ने। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जब देखिए क्या होता है, कोई टॉपिक बनता है तो उसमें एक तो होता है कि लिखने वाला आंसर बनता है, जैसे कि मेंस के स्तर पे जब आप बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम को प्री क्लियर करते हैं तो मेंस में ये सब चीजें होंगी कि क्या पक्ष है क्या विपक्ष है। लेकिन पीटी के स्तर पे क्या होगा, इसमें सीधा पूछ लेगा कि वन नेशन इलेक्शन से जुड़ी हुई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता देते रामनाथ कोविंद। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करा दिया जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एक देश एक चुनाव का तात्पर्य है कि जिस भी विधानसभा या लोकसभा में चुनाव हो रहा है, मान लीजिए अब लोकसभा एक है, अब इसके अंतर्गत जो विधानसभाएं हैं, एक है, दो है, तीन है, जो भी है, अगर आप एक जगह वोटिंग कर रहे हैं तो वहां आप लोकसभा का भी वोट डलवा लीजिए और विधानसभा का वोट डलवा लीजिए, जिससे कि यहाँ बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू होती है, चुनाव आचार संहिता, वो लागू ना हो और एक बार में ही चीजें क्लियर हो जाए। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे जितने भी अपने यहाँ लोकसभा है, जितनी विधानसभाएं हैं, उनको ऐसे किया जाए। तो एक देश एक चुनाव का मतलब नहीं कि एक ही दिन पूरे देश में चुनाव, नहीं। इसका मतलब है कि आप जिस जगह चुनाव करा रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं संसदीय क्षेत्र है, उसके भीतर आप विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा के चुनाव एक साथ कराएं। तो इसकी समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद।
और एक देश एक चुनाव का ये पूरा वो है। हालांकि इस पे कुछ इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचना ऐसी की गई है कि एक देश एक चुनाव कहने से क्या होगा कि जब चुनाव होगा तो यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हावी हो जाएंगे और इसकी वजह से जो लोकल मुद्दे हैं जैसे हमारा बिजली, पानी या ऐसी चीजों के मुद्दे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे। तो इसको बोला जाता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर या राज्यों के अधिकार बाधित होंगे। इसकी आलोचना में ये कहा जाता है कि इस पे सोचना चाहिए सरकार को कि ऐसी चीजें न होने पाए जिससे कि राज्यों के अधिकार सीमित हो। ऐसा हमारे जो विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये बात रखी है और इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब कैबिनेट ने मंजूरी इसको दे दी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिए कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की समिति बनाई गई थी और इसमें इसका क्या मैंने बताया आपको कि विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव की ही बात की थी। अच्छा, इसमें इन्होंने बोला है, जो समिति ने रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो चुनाव होगा, अगर कहीं पूछ ले कि समिति की रिपोर्ट में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में क्या उन्होंने बताया, उसने बताया कि चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा और अगले 100 दिन में स्थानीय चुनाव का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको आप बिल्कुल देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। बिल्कुल देखिए, करंट अफेयर से आपको जो फैक्चुअल चीजें पता होती हैं, करंट अफेयर से क्या होता है ना, आप मेंस के स्तर पर भी चीजों को तैयार करते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी मेंस के पेपर बनते हैं, मेंस का जो पेपर बनता है जीएस का, वो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर को शामिल करते हुए बनता है। तो ये बिल्कुल आपको चीजें तैयार होनी चाहिए और आप लेक्चर देखते जाइए और इसके नोट्स बनाते जाइए। लेक्चर को देखना केवल आप ऐसे मत देखिए कि हाँ देखे और आगे बढ़ाते गए, नहीं, आपको नोट्स बनाने। देखिए क्या होता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आपने अभी तो लेक्चर देख लिया, अभी चीजें याद भी रहेंगी क्योंकि अभी भी देखा है। लेकिन देखिए, ये हम लोग का अनुभव है क्योंकि हम खुद उस एग्जाम से गुजरे हैं, खुद भी हमने कई बार प्रीलिम्स क्रैक किया हुआ है। तो आप अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब जैसे ही आप दूसरा या चौथा लेक्चर देखेंगे ना, फिर आपको ये याद नहीं रहेगा। ये जो मैंने बताया आपको कि कौन था, क्या था, कितने फैक्ट थे, 11 भाषाएं कौन कौन सी थी, अब आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए इसको नोट मेकिंग करना बहुत जरूरी है। आप इसकी नोट मेकिंग करिए और इसको, उस नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, देखते रहिए, जिससे आपके दिमाग में वो फैक्ट बिल्कुल एकदम याद हो जाए, बैठ जाए कि हाँ 11 भाषाएं थी, पहले 6 थी, अब बाद में 5 जुड़ी। आईएएस की स्थापना कहाँ हुई, तो मुंबई में हुई, पहली कहाँ हुई, कानपुर हुई। तो ये चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। तो नोट मेकिंग बहुत जरूरी है, नोट मेकिंग करना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी संस्था है क्लासमेट एकेडमी, ये उसका संपर्क नंबर है, मोबाइल नंबर है। अगर आपको ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आके, ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हैं, आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर ऑफलाइन आपको हमारे सेंटर पे, अगर ऑफलाइन आपको हमारे सेंटर पे आपको क्लास करनी है और 1-to-1 डिस्कशन करना है, डाउट क्लियर करने हैं, तो आप इस नंबर पे आप संपर्क करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको लोकेशन भेजेगी और बिल्कुल सारे आपके डाउट क्लियर करेगी। संस्था में क्या है, क्या फी है, कैसे हम अपने नए आने वाले जो कोर्सेज है उनको लॉन्च करने वाले हैं, वो एसएससी से हो, बैंकिंग से हो, कहीं ना कहीं हम सारे गवर्नमेंट एग्जाम को धीरे धीरे कवर करेंगे। ये हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम का एक विजन है, जिससे कि आपको कम से कम पैसे और कम से कम खर्च में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मटेरियल दिया जा सके। कहीं ऐसे मटेरियल, कई आप मार्केट में जाइए, आपको कई ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे जो बिखराव जिनमें बहुत ज्यादा है, जिनमें कहानियां बहुत ज्यादा है, भाग रहे हैं इधर से इधर, टू द पॉइंट नहीं चल रहे कि हाँ एग्जाम में क्या डिमांड है, कि एग्जाम में फैक्ट पूछता है या कैसा फैक्ट पूछता है। अब चूंकि हम लोग एग्जाम दिए हुए, तो हमें पता है कि हाँ एग्जाम में कैसे फैक्ट पूछे जाते हैं या कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहानियां इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमारे कंटेंट में आपको वो टू द पॉइंट चीजें मिलेंगी, हमारे लेक्चर में
आने वाले समय में हम लेक्चर के शॉर्ट नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह भी समय के साथ आप जैसे जैसे जुड़ेंगे हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक हमारा अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन, आपने कई बार सुन रखा होगा इसको, AIM, अटल इनोवेशन मिशन, ये आपने सुन रखा है, अटल इनोवेशन मिशन। ये जो मिशन है ये भारत सरकार ने लाया था नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। नवाचार का मतलब इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन जैसे नई चीजें इनोवेट करना, नई टेक्नोलॉजी के बेस पे नए प्रोडक्ट लॉन्च करना मार्केट में, इन चीजों के लिए ये बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स में वो इनोवेटिव थॉट आए, जिससे कि हमारा मार्केट और बढ़े। तो सरकार ने उसके लिए अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया। सरकार की, अच्छा क्वेश्चन अब यहीं से सीधा बनता है कि ये किसने लॉन्च किया? भाई किसी ने तो, सरकार तो ऐसा नहीं कि सरकार कोई बॉडी लॉन्च करती, सरकार की किस बॉडी ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग, ये नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग है, इसने इसे लॉन्च किया है। अच्छा ये बता दूं आपको, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया गया था एक बार। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में अटल टिंकरिंग लैब भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था और उसका आंसर था नीति आयोग। तो जी आईएएस के एग्जाम में पूछ लिया गया था। अगर आप करंट को इग्नोर करके चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट तो है नहीं कि आप रट के जाएंगे, ये चीजें करंट का पार्ट है। तो अब इसमें सर, अब मैं आज डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो आज नहीं, ये 2016 में तो घटना घटी थी। अटल इनोवेशन मिशन जो चलाया गया था 2016 में नहीं किया था। आज की चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसका जो मिशन का दूसरा चरण है, दूसरा वर्जन है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। ये चर्चा का विषय इसलिए है, ठीक है, ये चर्चा का विषय इसलिए है कि ये लॉन्च किया गया इसका सेकंड वर्जन। अभी तक जो था ये पहला था, इसको 1.0 नहीं कहा गया, इसको बस इतना ही बोला गया था अटल इनोवेशन मिशन, और दूसरा जब आया गया तो इसको 2.0 बोला गया। इसको ये किसके द्वारा चलाया, मिशन रन किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। कब किया गया था? पहली बार 2016 में। अब कौन सा लाया गया है? अटल इनोवेशन मिशन 2.0। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें इसकी एक अवधि बनाई गई है कि ये कब तक चलेगा। जैसे अभी ये 2016 में इसको शुरू किया गया था, तो अभी तक चला। अब से जब ये लागू किया जाएगा, ये मार्च 2028। मिशन 2.0 ये पूछ सकता है कि जो मिशन अटल इनोवेशन मिशन है, इसकी अवधि जो होगी वो कहां तक होगी? तो मार्च 2028 तक होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, ये तो हो गया सिंपल वे में कि क्वेश्चन इस नॉर्मली यही पूछेगा 2.0 किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च हुआ, इसमें ये चीज पूछ सकता है कि हाँ इसको पुराना याद है नहीं स्टूडेंट को, तो कभी भी फंसाने के लिए बोलते हैं कि जो पहला वाला हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि अभी का तो याद हो जाता है कि नीति आयोग ने किया था। लेकिन अगर वो पूछ ले कि पहला अटल इनोवेशन मिशन कब लागू किया, तो 2016 में किया गया, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। इसके नेक्स्ट स्टेप और डीप में चलते हैं कि अब और इसके अंदर क्या पूछ सकता है। तो देखो, इसमें 2-3 चीजें पूछ सकता है, सॉरी 2-3 चीजें इसमें पूछ सकता है। AIM अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के अंतर्गत कई कार्यक्रम हैं, ठीक है। इसमें कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक है लिपि, ठीक है, एक लिपि है। ये लिपि जो है ना, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो भाषाओं को भाषाओं पे विशेषज्ञता हासिल करने और
इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लिपि कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तो क्या करेगा वो, सीधा वो ऐसे दे देगा कि जो लिपि एक इनिशिएटिव लिया गया है, ये किसके अंतर्गत है। तो सीधा ऑप्शन दे देगा अटल इनोवेशन मिशन 2.0, ये देगा स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा मिशन, क्लीन गंगा मिशन। अब आपको अगर पता नहीं है तो आप लिपि से नहीं समझ पाएंगे, तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि ये अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के अंतर्गत है। ये देखिए, अब डीप में जब जाएगा तो इसके अंदर कार्यक्रम क्या है वो पूछेगा। ठीक है, एक और चीज इसमें पूछता है, इसमें एक और चीज है डीप टेक रिएक्टर। डीप टेक रिएक्टर, जो डीप टेक्नोलॉजीज हैं, जो आज के समय में जो उन्नतशील, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टेक्नोलॉजी चल रही हैं, डीप टेक, उनसे रिलेटेड चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसको शामिल किया गया किसमें, अटल इनोवेशन मिशन में। अच्छा, इसके अंतर्गत एक सैंड बॉक्स को शामिल किया गया है, उसको बोलते हैं शोध सैंड बॉक्स। शोध सैंड बॉक्स, रिसर्च सैंड बॉक्स, ये इसी के अंतर्गत है, डीप टेक रिएक्टर के शोध सैंड बॉक्स। ये सीधा ये चीज ऐसे सीधा पूछ लेगा कि शोध सैंड बॉक्स किससे रिलेटेड है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आप अगर प्रीआईक्यू देखेंगे जाके, जो पिछले वर्ष से क्वेश्चन हैं उसमें ऐसा ही टर्म दे देता है, क्योंकि अगर आप डीप तक नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आप ऊपर पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत ये चीजें भी हैं कार्यक्रम के अंतर्गत, तो शोध सैंड बॉक्स किससे रिलेटेड है दे देगा। अब आपने पढ़ा नहीं तो आपको आइडिया लगेगा कि सैंड मतलब बालू, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे क्या है ये, किस चीज का है। तो ये किसका है, अटल इनोवेशन मिशन का। तो ऐसे हमें कार्यक्रमों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई मिशन आ रहा है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है ना, अब इसमें आपका कोई चीज छूटा नहीं है। आपके इसके अंदर की लिपि आ गया, डीप टेक रिएक्टर जिसके अंदर शोध सैंड बॉक्स है, आपका नीति आयोग चालू स्टार्ट करता है, रन करता है, अभी हमें ये दूसरा चरण हमारा चालू हो रहा है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा, अब नीति आयोग, इसमें बात उठी है तो नीति आयोग क्या है इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नीति आयोग से क्वेश्चन बहुत पूछता है। भारत सरकार की बहुत प्रभावी या बड़ी, इसको कह सकते हैं कि काफी मनपसंद एक जो इकाई है वो है नीति आयोग। अब इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि नीति आयोग होता क्या है। नीति आयोग देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के आते हैं, चुन के आते हैं प्रधानमंत्री। उसके पहले 1951 से 50 से हमारे पास एक संस्था थी, योजना आयोग। देखिए, इसके हम जड़ में जा रहे हैं, नीति आयोग आया कहां से। ऐसे नहीं है कि हाँ बना दिया, नहीं, पहले देखते कहां से ये, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। योजना आयोग नाम की एक संस्था थी, जब आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, जब पंडित नेहरू थे, तो जब प्रधानमंत्री थे, तो योजना आयोग उसमें क्या करती थी, पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करती थी योजना आयोग। लेकिन इसमें जब नई सरकार बनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उन्होंने ये बदलाव किया कि ये जो योजना आयोग है, ये कहीं ना कहीं इसका जो कार्य करने का तरीका है वो टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम अप्रोच इसको बोलते हैं। मतलब कि ऊपर से बैठे मंत्रीगण हैं या जो भी हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ रूल को फॉलो कराना चाह रहे हैं या समाधान देना चाह रहे हैं अपने देश की समस्याओं का या नई पॉलिसीज की मेकिंग में। तो नीति आयोग को बनाया गया कि नहीं, ये अप्रोच बदलनी चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें बॉटम टू टॉप चलना है। ठीक है, बॉटम टू टॉप मतलब यहां से यहां। ठीक है, बॉटम टू टॉप अप्रोच आता है। तो नीति आयोग का बनाना इसीलिए हुआ। ये एक ऐसी संस्था है जो सरकार को तकनीकी मामलों में या कोई नई पॉलिसी मेकिंग में ये क्या करती है, विचार का प्रदान करती है, विचार देती है, नए नए थॉट्स देती है कि सरकार ऐसा कर सकती है। इसीलिए नीति आयोग को एक नाम से और जाना था, इसको बोलते हैं थिंक टैंक। कभी कभी पूछ रहे हैं ना कि थिंक टैंक क्या है सरकार के संदर्भ में, और नीति आयोग ऑप्शन में हो तो सीधा टिक करिएगा, वो थिंक टैंक है। ठीक है, नीति आयोग।
अच्छा ये बना कब? ये बना है 2015 में, याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। ये क्या है? ये एक सरकार की बॉडी है, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। थिंक टैंक का मतलब जैसे आप 10 लोग हो तो उसमें 2-4 लोग ऐसे हो जो केवल थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं कि हाँ मुझे ये ऐसे करना है, ऐसे करना, तो ये वही है, नीति आयोग वही कार्य करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप इसको तैयार कर लीजिए, सारी चीजें इसमें हो गई। इसके हम बैकग्राउंड में भी चले गए, नीति आयोग के बारे में चले गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप समझ चुके हैं। अब सोचिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी सीधे आए हैं, तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस ऐसे एग्जामों में निश्चित रूप से नीति आयोग के बाद कई बार क्वेश्चन आया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पीवाईक्यू जाकर उठाइए, नीति आयोग के बारे में आप स्टैटिक, करंट अफेयर सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे अपने एक हमारा पंचायती, जो पंचायती मंत्रालय है उसने पंचायती उन्नति सूचकांक जारी किया है। क्या है? आपको पहले लिख लीजिए इसको, पंचायती उन्नति सूचकांक। पंचायती उन्नति इंडेक्स, सूचकांक अगर नहीं समझ, इंडेक्स। जैसे इसमें दिया जाता है ना कि हाँ कौन सा राज्य कितना अच्छा परफॉर्म किया, किस राज्य की पंचायती बात समझते हैं आप? पंचायती राज सिस्टम का मतलब होता है जो ग्राम में, गांवों में जो प्रणाली होती है, स्थानीय स्तर पर जो हमारे क्या कहते हैं कि प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि, उन्हीं की प्रणाली होती है, जिसमें हम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक, ये सब जो होते हैं, ये पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत है। तो अब ये देखा गया है कि पंचायती उन्नति सूचकांक बनाया गया है, जारी किया गया है अभी, कि किस राज्य की पंचायतें अच्छा वर्क कर रही हैं, किस राज्य की पंचायतें नहीं अच्छा वर्क कर रही, ये कैसे तुलना की जाए। तो उसके लिए ये सूचकांक बनाया गया कि देखें कि कौन ऊपर है कौन नीचे, किस राज्य में। तो इसको जारी किसने किया गया? सवाल यही बनता है सीधा। आप देखिए, हम लोग अपने लेक्चर में, हमारा क्लासमेट जो एक मंच है आपके लिए, ये इधर उधर की बात करने के लिए नहीं आया, ये सिंपल टू द पॉइंट आएगा कि ये पॉइंट आया है, ये घटना आई है न्यूज में, तो ये क्यों है, इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, हमें उसी पर डिस्कस करना है। हमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। हम बैकग्राउंड में भी जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए जाते हैं। हम वहां पे बात करने या किसी और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते कि हाँ इसके बारे में जानिए, तो हम पीछे जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको टू द पॉइंट नॉलेज देने के लिए बना है, जिससे कि आप करंट अफेयर, जीएस, जीके, फैक्ट सब पे एक अच्छी पकड़ बना सके। तो अब हम बात करते हैं कि पंचायती उन्नति सूचकांक है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि किसने जारी किया? तो इसको जारी किया पंचायती राज मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जिसको बोलते हैं, इस मंत्रालय ने जारी किया है इसको, इस सूचकांक को। अच्छा, अब ये सूचकांक में एक तो क्वेश्चन बन गया किसने जारी किया। अब इस सूचकांक में आएगा कि किन राज्यों को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो इसमें आता है, इसमें दो श्रेणियां पंचायती उन्नति सूचकांक है। तो इसमें क्या है कि इस सूचकांक में हम ये देखेंगे कि किन किन विषयों को लेके ये बनाया गया, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किन किन राज्यों को इसमें मिला है स्थान। तो देखो इसमें क्या है ना, 9 विषयों पे, 9 विषयों पर इस सूचकांक को जारी किया गया है। अब देखिए, किसी चीज को मापने के बहुत सारे मानक बनाए जा सकते हैं, गरीबी में, बेरोजगारी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और बहुत सारी चीजें हैं, इनोवेशन में। तो इसमें क्या किया गया, पंचायती उन्नति सूचकांक में इसमें क्या किया गया है कि इसमें 9 विषय चुने गए, ठीक है। और इन 9 विषयों को कहां से लिया गया है? एसडीजी से। एसडीजी आप समझते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं, उन्हीं में से 9 विषयों पे चुना गया है। अब इसमें कितने विषय हैं, ये एग्जाम में 9 तो नहीं पूछेगा, इतना आप याद रखिएगा कि 9 विषयों पर ही ये बनाया गया है। अगर कहीं दे दे कि हाँ ये सूचकांक कितने विषयों पर बनाया गया है, या 10, 15 ऐसे ऑप्शन दे दे, तो वहां पे आपको नोट टिक करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई
कितने विषयों पे? 9 विषयों पे। और कौन से हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें जीरो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, मतलब गरीबी से मुक्ति की बात की जाती है, जिसमें जीरो हंगर मतलब भुखमरी की शून्यता कर दी जाए, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, उन विषयों पर यह सूचकांक निर्मित किया गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से राज्यों को स्थान मिला है और किस श्रेणी में ये मिला है। तो इसमें सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को। गुजरात को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पंचायतें हैं गुजरात की, उन्होंने परफॉर्म किया है। सब मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायती, जितने पंचायतें होती, गांव जितने होते हैं, उनकी एक पंचायत होती, तो जितनी पंचायतों ने अच्छा परफॉर्म किया है उसके बेस पे सबसे ज्यादा संख्या में गुजरात में पाए गए। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने की है? गुजरात ने। जिसमें सर्वोच्च स्थान, पहला स्थान जो मिला है वो गुजरात को मिला है। इसको आप नोट करिए। और इसमें आपके लिए एक फैक्ट मैं यहाँ पे स्पेशल कर दूंगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम नजदीक है, तो अगर ये पूछ लेता है कि जो उन्नति सूचकांक है, पंचायती उन्नति सूचकांक, उसमें यूपी के कितनी पंचायतें शामिल हैं, तो यूपी की केवल 3 पंचायतों को उसमें शामिल किया गया। ये पूछ सकता है कि हाँ यूपी से रिलेटेड है, तो 3 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। और ये जो इसमें प्रथम जो है, यूपी में प्रथम जो पंचायत है वो लखनऊ में है। स्थान पूछ दे कि सूचकांक में किस पंचायत ने, जिस पंचायत ने पंचायती उन्नति सूचकांक में अपना स्थान बनाया है वो किस शहर में है, तो वो लखनऊ। ठीक है। और पहला स्थान किसको मिला है? गुजरात। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अच्छा, एक ये धनोहरी ग्राम है, ठीक है, इसका नाम भी याद रख लीजिए। मान लो यूपी में पूछ दे, हालांकि इतना तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए। धनोहरी गांव है ये ग्राम पंचायत धनोहरी है, जिसको मिला। अगर यूपी का जो पेट आपका, चूंकि 6 टू सबसे भी नजदीक में एग्जाम कौन सा है, 6 से 7 सितंबर कौन सा है? यूपी पेट। आप में से कई सारे लड़के यूपी पेट देने जा रहे होंगे, बता रहे हैं कब तक 26 लाख लड़के इसमें फॉर्म भरे हैं। 26 लाख लड़के यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं। ये एग्जाम जो होता है ये उत्तर प्रदेश में लोअर पीसीएस, जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी होती है, सब इंस्पेक्टर, जो इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर हो गए, फूड इंस्पेक्टर हो गए, इसी के थ्रू भरी जाती है। तो इसमें 26 लाख लड़के दे रहे, तो ये 6 से 7 सितंबर को एग्जाम है। तो यहाँ ही पूछ सकता है कि किस ग्राम को दिया गया स्थान, तो धनोहरी ग्राम है, लखनऊ शहर में। 3 पंचायतों को मिला। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट जारी की गई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको नोट करिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि ये किस बारे में है? जस्टिस, न्याय। ये राज्यों की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि किस राज्य में न्याय की सुविधाएं कितनी बेहतर है, किस राज्य में कानून व्यवस्था कितना बेहतर है। इसमें कानून की, न्याय की, कानून को पालन करने वाले पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो इस रिपोर्ट के द्वारा मालूम किया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अब सवाल यहाँ सीधा पूछता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अभी आप 2-3 साल के पहले के पेपर आप देखेंगे तो इसमें सीधा पूछा था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है या किसने जारी किया, तो इसको टाटा ट्रस्ट करता है। अब इसको ये नहीं कर देना कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है तो जस्टिस है तो चलो ऐसा करो, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मार दो, यहाँ सरकारी जारी करती नहीं।
इसको एक प्राइवेट बॉडी जारी करती है, टाटा ट्रस्ट, क्योंकि टाटा का अपना एक भारत में एक स्थान है, इसकी रिपोर्ट की एक वैल्यू है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। ऐसे कंपनियां तो बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती हैं, लेकिन टाटा का जो एक स्थान है, इसलिए हम इसकी रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट की अपनी एक वैल्यू है, सरकार भी इसको काफी गौर से देखकर इस रिपोर्ट को फॉलो भी करती है चीजों को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन जारी करता है, तो टाटा जारी करता है। अब इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि किन किन राज्यों को अच्छा परफॉर्मेंस का मिला, कि हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया जस्टिस ने किया है। तो सबसे पहला स्थान जो है वो कर्नाटका को मिला है। पहला स्थान अगर देखा जाए वो कर्नाटका, प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा है आंध्रा, और तीसरा है तेलंगाना। इनको मिला है सर्वोच्च स्थान। पहला स्थान कर्नाटका, क्योंकि सीधा आपका क्वेश्चन पूछेगा जस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, एक तो ये पूछ सकता है कि कौन सा संस्था देती है, दूसरा पूछ सकता है कि किस राज्य में रिपोर्ट के अनुसार सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है, तो वो है कर्नाटका, फिर आंध्रा, फिर तेलंगाना। अच्छा ये देखिए, अब ये जो राज्य है ना, ये बड़े राज्य हैं। इस रिपोर्ट की खास बात क्या है, इसमें इंडेक्स में दो कैटेगरी बनती है, एक बड़े राज्यों की, एक छोटे राज्यों की। छोटे राज्य की, तो बड़े राज्य अगर पूछ ले कि बड़े राज्य, तो कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना। छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम प्रथम है। ठीक है, कौन करता है, टाटा ट्रस्ट। बड़े राज्य में कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना। छोटे राज्यों में जस्टिस रिपोर्ट में के अनुसार सबसे अच्छी कानून व्यवस्था या जो भी है, किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, सिक्किम में। ठीक है, ये चीज देखिए। और इसको किस आधार पर बनाया जाता है, तो ये न्याय की पहुंच, किस प्रकार से न्यायपालिका कार्य कर रही है, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, किस प्रकार से कानून व्यवस्था चल रही है, उसके बेस पे ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। ये रिपोर्ट, ये इंडेक्सेस बिल्कुल समझ लीजिए कि वन लाइनर में आते हैं, तो इसके सारे फैक्ट बिल्कुल याद रखें, क्योंकि आपका एक भी फैक्ट छूटा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। अब हम बात करते हैं एक सरकार ने एक नई योजना चालू की, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना ये किस चीज के लिए है, ये जो योजना बनाई जा रही है, देखो लक्ष्मी से समझ में आ रहा होगा, विद्या और लक्ष्मी, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बता दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसी से रिलेटेड है। तो ये किसके लिए बनाई गई, ये मेधावी छात्रों को, जो स्कॉलर लड़के हैं, जो विद्वान अच्छे लड़के हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेधावी छात्रों को जो ऋण दिया जाता है कोलेटरल फ्री, मतलब इसमें कुछ भी उनसे गारंटी के तौर पे कुछ नहीं रखा गया, गारंटी रहित ऋण देने की बात कही गई। मेधावी छात्रों को ऋण दिया जाए, कौन सा कैसा, गारंटी रहित, जिसमें उनसे कोई कोलेटरल नहीं रखा जाएगा। जैसे आप ऋण देने जाते तो आपसे कोलेटरल रखती है गवर्नमेंट, वो बैंकें रखती हैं, तो इसमें क्या कहेगा कि इसमें सरकार इनकी गारंटी ले लेगी कि आप इनको ऋण दीजिए, ये अपना पढ़ाई करें। ठीक है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है ये इसके लिए बनाई गई कि जब कोई लड़का मेधावी छात्र है, लेकिन वो चूंकि पैसे के कारण उच्च शिक्षण संस्थाओं, जैसे आप देखिए क्या, जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझिए तब ये चीजें याद रहेंगी। IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप इसका एग्जाम क्रैक कर ले और इसमें प्रवेश करें तो इसकी जो कॉस्ट लगती है इसमें प्रवेश का, एडमिशन का, वो कई लाख रुपए में होती है। तो अब सबके पास तो इतने रुपए बैकअप में तो है नहीं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या करेगा, ये जो योजना है हेल्प करेगी। ये क्या करेगी आपको, ये आपको गारंटी रहित ऋण दे देगी।
जिसमें कोलेटरल लगेगा ही नहीं। इससे क्या करेगा, लड़का यहाँ से ऋण लेगा सरकार से आसान, और आईआईएम जैसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन में जो उच्च शिक्षण संस्थान है, आईआईएम, आईआईटी, हाँ, ऐसी जगहों से पढ़ाई कर पाएगा वो। ये नाम इसीलिए विद्या प्लस लक्ष्मी, इसमें जो विद्या में लक्ष्मी लग रही है वो कौन दे रहा है, सरकार। तो सरकार के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नाम यहाँ पे यूज किया हुआ है। अच्छा, ये योजना कैसी योजना है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा खर्च करेगी यार। सारा पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार सीधा ना ऐसा पूछ लेता है, जैसे आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, अब एग्जामिनर को आपको फंसाना है, वो कुछ नहीं कहेगा, वो सीधा बोल देगा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कैसी योजना है। अब आपने सारी नॉलेज तो ले ली, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है, तो आप फिर वहां पे ये आपका सारा पढ़ा हुआ चीज भी खराब हो जाएगा। तो ये आप याद रखना कि सेंटर सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना, अर्थात इसमें सारा फंड जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको गारंटी मुक्त आपको ऋण मिलेगा, कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा, ऐसी चीजें हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। ये दो चीजें बिल्कुल रखिए कि सेंटर सेक्टर स्कीम है और मेधावी छात्रों को दिया जाएगा गारंटी रहित ऋण दिया जाएगा। और ये किसके लिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, उच्च हायर इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षण संस्थान। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान में, थैंक यू, उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए। उच्च शिक्षण जैसे आईआईटी, आईआईएम की फी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये स्कीम लागू की है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अभी अपने नोट कर लिया होगा जहां तक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए, जहां पे चूंकि आप समझ रहे हैं कि आज के समय में जैसे आप चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे टूल का नाम जानते होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े इस समय एग्जाम्पल बने हुए हैं। एआई जिसको बोलते हैं, इसको ये जो चैट जीपीटी हो गया, हाँ, और एक अभी और आया हुआ है ग्रोक करके आया हुआ है, तो ये सब क्या है, ये जनरेटिव एआई है, एआई के रूप में कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब चूंकि इसमें भारत के युवा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके और सही से कौशल सीख सके, और भारत की जो सहभागिता हो, जो पार्टिसिपेशन हो, वो विश्व स्तर की हो, इसके लिए भारत सरकार ने 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र, मतलब जो स्पेशली केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं, उनकी स्थापना की बात की। 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र की बात की। अब देखिए, इसमें पहला सवाल क्या बनेगा कि भारत सरकार ने एआई उत्कृष्टता केंद्र के कितने केंद्रों की बात की है, 3। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं, तो किन किन विषयों पे ये काम करेगा, किन विषयों पे, ठीक है। तो इसमें एक है विषय स्वास्थ्य का, एक है स्वास्थ्य का, दूसरा आपका है, एक है स्वास्थ्य का, दूसरा है आपका कृषि का, तीसरा है आपका सस्टेनेबल सिटीज का, सतत शहर। सतत का मतलब आप समझते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट होंगे शायद नहीं समझ, सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सस्टेनेबल। सतत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप अगर बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, तो ये आपको ये कम से कम सैकड़ों बार समझाएगा
सतत, कि हमें सतत विकास चाहिए। वो कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही है ये सतत शहर। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है? जो सस्टेन कर सके, अर्थात ऐसा विकास चाहिए जिसमें विकास तो हो, डेवलपमेंट तो हो, सड़कें बने, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, टेक्नोलॉजी बढ़े, बट पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट है आपका, उसका संरक्षण हो सके। ये आपको छोड़ना नहीं है। पहले अंधी दौड़ थी, आज से 100-200 साल पहले केवल विकास के नाम पे क्या होता था? फैक्ट्री लगा लो, पैसे कमाने के लिए अंधी दौड़ थी। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ? प्रदूषण बढ़ा, पॉल्यूशन, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। पूरे विश्व के लिए एक समस्या है, भारत के लिए भी समस्या है। उसी लिए बनाया गया कि सतत विकास होना चाहिए। अब विकास केवल नहीं, डेवलपमेंट से काम नहीं होगा, सतत विकास मतलब आपको विकास तो करना है, लेकिन पर्यावरण को दांव पे रख के नहीं। जो प्रकृति ने, जो हमारी इन्वायरमेंट ने, जो हमारी नेचर ने जो हमको दिया है, उसके संसाधनों को सीमित रूप में खर्च करें। ऐसे खर्च करें जिससे कि वो आने वाली हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए बची रहे। ऐसा नहीं कि हम सारे पेड़ काट डालें, ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं। तो उसी को कहते हैं सतत विकास। तो ये जब भी सतत आए, इसका मतलब यही है कि ऐसी चीज, ऐसा विकास जो कि सस्टेन करे, जो आने वाले भविष्य में भी बना रहे। ठीक है, तो अब इसमें 3 विषयों पे ये उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं, एक स्वास्थ्य पे, एक कृषि पे, एक सतत शहर पे। अब स्वास्थ्य, ये अब 3 चीजें पूछ सकता है। अब एक चीज पूछ सकता है कि स्वास्थ्य का जो विषय है, इसको कौन, इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं इसमें 2 संस्थान, IIT दिल्ली और प्लस एम्स दिल्ली। ठीक है, स्वास्थ्य पे आप जान रहे हैं कि एम्स दिल्ली जो है एक बहुत बड़ी संस्था है। तो IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली दोनों मिलकर इसका नेतृत्व करेंगे। उसके बाद बचा कृषि और सतत शहर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो 3 हो गए। किन किन विषयों पे हैं? स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहर पे। अब इसमें देखते हैं कृषि पे कौन है, कृषि पे कौन डील करेगा और सतत पे कौन करेगा। तो कृषि पे करेगा, जो नेतृत्व करेगा कौन सा संस्था? IIT रोपड़। और सतत शहर पे कौन करेगा? सस्टेनेबल सिटीज पे कौन करेगा? IIT कानपुर। भारत की महत्वपूर्ण IITs में से एक है IIT कानपुर। तो इसका नेतृत्व IIT कानपुर करेगा और कृषि का नेतृत्व IIT रोपड़ करेगा और स्वास्थ्य का करेगा, तब देखो दिल्ली एम्स फेमस ही है, तो आप उसको याद रखिएगा कि स्वास्थ्य की जब बात आएगी तो दिल्ली एम्स ही करेगा और IIT दिल्ली करेगा। तो ये 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल आप याद रखिए। ये आप इसको नोट कर लीजिए, कृषि वाला, सतत शहर वाला, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई कंफ्यूजन आए, तो आप बेहिचक आप YouTube के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उस पर कमेंट करिए। आप बिल्कुल सोचिए मत कि हाँ झिझकिए मत। देखिए शिक्षा ऐसी चीज है, आपको यहाँ झिझकना नहीं है। शिक्षक से आपको झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा ना, फिर वो डाउट बना रह जाएगा आपका। तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है, हमारा जो YouTube चैनल है उस पर कमेंट सेक्शन में जाके आप उस पर डाउट अपना डालिए कि सर हमें ये डाउट आ रहा है। हम उस पर जितनी जल्दी हो सके रिस्पॉन्स करेंगे, आपको उत्तर देंगे। तो आप बिल्कुल उस पर झिझकना नहीं है आपको। एक काफी बड़ी इवेंट हुई है इंडिया में, रामसर साइट 2 नए स्थानों को शामिल किया गया। रामसर साइट में 2 नए स्थान को शामिल किया गया।
किया गया है 2 नए स्थल को। अच्छा, ये रामसर साइट किसके लिए होती है? जो ये सूची बनाई जाती है रामसर साइट किसके लिए? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, इंग्लिश में से बोलते हैं वेट लैंड, वेट लैंड। आर्द्र भूमि का मतलब ऐसी भूमि होती है जो जैसे कि दलदल, थोड़ा नमी युक्त हो, थोड़ा पानी उस पे लगा हो। आर्द्र, आर्द्र समझते हैं ना, वेट। आर्द्र का मतलब क्या होता है? जहां पे नमी हो, जहां पानी हो। जैसे धान की जो खेती होती है उसमें अगर पानी लगा हो लगातार तो वो हो गया। कोई ऐसा पक्षी अभयारण्य जहां पे हल्का हल्का पानी हो या कोई झील हो, तो उन सबको हम आर्द्र भूमि में वो कंसिडर करते हैं। अब ये रामसर साइट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि 2 स्थान थे इंडिया के, वो रामसर साइट के अंतर्गत लाए गए। अच्छा, ये स्थान कौन से हैं? ये स्थान है राजस्थान के खीचन और मेनार। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो 2 नए स्थानों को शामिल किया गया है, पहला है खीचन और दूसरा है मेनार। इसको आप नोट करिए, खीचन और मेनार। ये सीधा ऐसे पूछेगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की घटना है। क्योंकि ये रामसर साइट जो बनाई जाती है ना, ये केवल भारत के लेवल पे नहीं है, ये विश्व के जो बहुत महत्वपूर्ण वेटलैंड है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ये शामिल किया जाता है, जिससे कि सरकारें और जो संस्थान हैं उन पे ध्यान दे सके। तो 2 नए स्थान हैं जिनको शामिल किया गया है, वो है खीचन और मेनार। अब ये दोनों हैं कहाँ के? इसमें सबसे पहले आता है तो खीचन और मेनार जो है वो राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान। अगर पूछ ले कि जो 2 नए रामसर साइट है वो किस राज्य में, किस राज्य से संबंधित है, तो खीचन और मेनार कहाँ से है? राजस्थान से है। अच्छा, इनके जिले आप वैसे पूछेगा नहीं लेकिन आप नोट कर लीजिए, ये है फालोदी जिला में, फालोदी जिला, और मेनार है उदयपुर में। ठीक है, आप फैक्ट इसको याद करिए, बाकी मैं इसकी बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ कि ये क्या है और क्यों ये चीजें, इसका नाम रामसर कैसे पड़ गया, ये सारी चीज बताता हूँ। तो खीचन मेनार राजस्थान से है, राजस्थान की वो फलोदी जिला से है, ये उदयपुर जिला से, ये आर्द्र भूमि है। अच्छा, रामसर साइट, इसका रामसर नाम क्यों हुआ? क्या कि ईरान, ईरान आप जानते हैं, ईरान देश, पर्यावरण से रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने देखा कि आर्द्र भूमि का संरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आर्द्र भूमि पर बहुत सारे जीवों का, एक समझिए कि उनका जीवन जो होता है वो निर्भर होता है, वो चाहे पक्षी हो, कहीं बाहर से आने वाले पक्षी हो या स्थानीय पक्षी हो, तो उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ईरान का एक शहर था रामसर। आप समझिएगा, जो ईरान का शहर है रामसर, वहां पे एक सम्मेलन हुआ, रामसर कन्वेंशन, वहां पे रामसर सम्मेलन हुआ। उसी के अंतर्गत ये नियम बनाया गया कि हम विश्व स्तर पर ऐसी साइट्स का रिकॉग्नाइज करेंगे जिससे उनको संरक्षण दिया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसका रामसर नाम पड़ा। अच्छा, इसमें एक चीज आप क्या कहते हैं, अब इसको नोट कर लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट 2 बताता हूँ। 3 फैक्ट है जिसको आपको याद रहना चाहिए। ईरान हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। आपको मैं 2 फैक्ट इससे इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि भारत में, इसमें 3 फैक्ट निकलते हैं कि भारत में कुल रामसर कितने हैं, रामसर साइट, और अब भारत का ही बात हो गई, मैक्सिमम किस राज्य में है, मैक्सिमम किस राज्य में है, और यूपी में कितना है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि अब चूंकि पूछा गया है कि 2 है तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है। तो यूपी में तो जो है, यूपी में तो क्या कहते हैं कि 10 हैं, टोटल कितने हैं 91। यूपी में कितने हैं 10, और मैक्सिमम किस में है, तो मैक्सिमम है 20। किस राज्य में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मैक्सिमम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नोट कर लीजिए अब इसको।
मैक्सिमम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में है 10। अच्छा, उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? उत्तर प्रदेश अगर रामसर साइट की संख्या में रैंक पूछे तो ये सेकंड स्थान पे आता है। ठीक है, सेकंड स्थान पे आता है ये। 10 रामसर साइट यूपी में है, 20 रामसर साइट तमिलनाडु में, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, 91 कहाँ है? भारत में। पूरे भारत में कितनी है? 91। अभी दो जो नई बनाई गई है वो कौन सी है? खीचन और मेनार, ये राजस्थान की है, फलोदी और उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, अब रामसर जो मैंने आपको बताया था, ईरान के शहर में रामसर एक स्थान है, उस स्थान के नाम पे ये रामसर साइट की घोषणा की गई थी। अब ये जो सम्मेलन हुआ था वो 1971 में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में लोग जो यहाँ पे जो पर्यावरणविद थे, सरकारी संस्थाएं थी, वो सब जुड़ी कि वेटलैंड आर्द्र भूमि को कैसे संरक्षित किया जाए, उसके लिए रामसर साइट की संकल्पना की गई और उसी के तहत ये हर साल 2 साइट, 3 साइट, 4 साइट का नाम इसमें दिया जाता है। पूरे भारत में कितनी है? 91 है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितनी है? 20। सेकंड सबसे ज्यादा किसकी है? इसमें है यूपी में है। यूपी में कितनी है? 10, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, बिहार पीसीएस भी सितंबर में, तो आप बिहार में भी जान लें कि बिहार में कितनी रामसर साइट है। आपने इसको नोट कर लिया? इधर अच्छे लिख देते हैं, एक मिनट। बिहार में रामसर साइट, क्योंकि वहां पे भी ज्यादा नहीं है, वहां पे 2 है, तो इसको आप याद रख लीजिए, 2 है। एक है वहां पे, एक है कांवर झील या कंवर झील बोलते हैं इसको, कंवर झील। अभी 2-3 साल पहले ही इसको वहां पे दर्जा मिला था रामसर साइट का, कंवर झील। और एक है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य नागी नकटी अभ्यारण्य, एक है कंवर झील। इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा मिला है। कंवर झील की लोकेशन है बेगूसराय जिला है, वहां पड़ता है। नागी नकटी की जो क्या कहते हैं लोकेशन है वो बिहार में, ये दोनों झील पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, 2 बिहार में और यूपी में 10 सेकंड पोजीशन, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान में आप याद रखना कि राजस्थान में टोटल अब 4 हो गई हैं। राजस्थान में भी 2 थी, खीचन और मेनार के आने से 4 हो गई हैं। तो इसको बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखें। ठीक है, तो ये रामसर साइट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आपको बता दूं, कई बार ये पूछा गया है कि कन्वेंशन कब हुआ। अच्छा, इसमें भारत शामिल कब हुआ, ये भी चीज पूछी जाती है कि रामसर कन्वेंशन में भारत शामिल कब हुआ। तो भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। 71 में तो कन्वेंशन हुआ था, तो भारत ने 71 में इसमें स्वीकृति नहीं दी थी, तो वो 82 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक, इसको आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, खीचन और मेनार। बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल याद रखना है कि चीजें, क्योंकि रामसर कन्वेंशन वाला जो है ना, हर साल 1-2 इसमें नए फैक्ट जुड़ते हैं, और ये चूंकि इंटरनेशनल लेवल के न्यूज है और चूंकि पर्यावरण से जुड़ी है, या जान लीजिए करंट अफेयर में जो पर्यावरण से चीज जुड़ा हुआ हो उसको आप बहुत ही तरीके से करके जाइए, अच्छे से करके जाइए, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड चीजों पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो रामसर कन्वेंशन वाला ये पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे पक्षियों का संरक्षण होता है, ऐसी पानी में ऐसे कई प्रजातियां जो पानी से रिलेटेड हैं, वो जल से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द पनपती हैं और बढ़ती हैं। तो ऐसे आर्द्रभूमि का संरक्षण करना इसलिए जरूरी होता है। तो आप इसमें बिल्कुल याद रखिए। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर कोई पूछे कितने हैं अपने रामसर साइट में टोटल, तो 91 पूरे भारत में। यूपी में पूछे तो यूपी में 10 हैं, और मैक्सिमम किस राज्य में है, तो वो है आपका तमिलनाडु, उसमें 20 है। बिहार में है 2, कंवर झील और नागी नकटी। ठीक है,
अब हम एक रिपोर्ट पे बात करेंगे। एक रिपोर्ट आई है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, इस पे हम चर्चा करते हैं। अब इसको लिखिए, ये पूरे विश्व में कहाँ की वायु कैसी है या कितनी प्रदूषित है उसके बारे में जारी किया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। फिर इसको, अच्छा अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब ये रिपोर्ट का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बिल्कुल आप बने रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, और जो भी आपके सर्कल में स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर करिए कि आप इस चैनल से जुड़िए, आपको यहाँ पे आपको फ्री में वो कराया जाएगा। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, हमारी जो क्लास एमएट एकेडमी है, मैं आपको इसका ये दिखाना चाहूंगा, क्लास एमएट एकेडमी, इसका आपका विजन क्या है। आप देखिए, हमारे जो इसके जो मैनेजमेंट जो फाउंडर हैं, इनका मैनेजमेंट है कि नो बकवास, सिर्फ नॉलेज। यहाँ पे आपको इधर उधर की बात नहीं करनी। उनका यही विजन ही है। वो उनका ये संस्थान चालू करने का क्या रीजन है, उन्होंने देखा मार्केट में कि बहुत सारी बुक्स चल रही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, लेकिन बात काम की कहाँ हो रही है, वो बहुत कम है। तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाना है जहां पे टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात हो, जो स्टूडेंट यहाँ से जुड़े उसका हित हो, वो एग्जाम क्वालिफाई करे, वो रोजगार को प्राप्त करे। केवल ये नहीं है कि यूट्यूब चैनल चलाना है या चीजें हमें अपनी बेचनी है या हमें अपना प्रॉफिट कमाना, नहीं, वो तो सेकंड चीज है। पहली चीज है कि हमें बच्चे को उस सही सोर्स पे पहुंचाना है कि हाँ तुमको यही पढ़ना है, इतना पढ़ना है, टू द पॉइंट, फैक्ट, बिल्कुल पॉइंट पे चलना है, इधर उधर बिल्कुल डाइवर्जन नहीं। तो ये हमारी क्लास एमएट एकेडमी जो है, क्लासमेट एकेडमी का विजन है, और इसके साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।